हेलो डियर एस्पिरेंट। चलिए, जीएस की इस पीवाईक्यू सीरीज में आज के प्रश्नों को देखते हैं। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण। साथ ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन सीजी व्यापम एस्पिरेंट को डाउनलोड कर ले और वहाँ जाकर अपना लॉगिन अप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको पीडीएफ क्लासेस वगैरह जो है वहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपको अपडेट मिलेगा। साथ ही कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है जैसे एग्जाम रिलेटेड, वो भी उसमें डाला जाता है। ठीक है, बहुत जल्द जब मंडी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के बाद जो है करंट अफेयर भी हम जो है लगातार है ना प्रतिदिन या हर वीक जो है उसमें अपडेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मंडी सब इंस्पेक्टर के लिए जो है क्लासेस के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो जीएस को आप मेरे साथ मेरा वीडियो देखकर जो है अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि कौन कौन से पोर्शन को पढ़ना है। आप अपने एंड से पढ़ते रहिए, साथ ही हमारा इस पीवाईक्यू को सीरीज को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक अनुभव हो जाएगा आपको कि कौन कौन से पोर्शन आपका बचा हुआ है ना, और कौन से पोर्शन को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में सितंबर 2023 की स्थिति में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। ठीक है, मतलब 2023 तक सितंबर के महीने में महारत्न कंपनी की संख्या हमको बताना है। तो उस समय था 13। ठीक है, कितना था 13। अभी लेटेस्ट कितना हो गया, 14 महारत्न कंपनी। कितना हो गया है, 14 महारत्न कंपनी हो गए। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सितंबर 2023 की स्थिति में कुल 13 महारत्न कंपनियां थी। अगस्त 2023 इसमें, अच्छा 13 बोल दिया, 23 अगस्त 2023 में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऑल इंडिया लिमिटेड को नवरत्न से अपग्रेड करके महारत्न का दर्जा दिए। मतलब किसको, 2023 में जो है 12 था, 12 से 13 किया गया। तो आईओसीएल है ना, ओ आई एल ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओ आई एल ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको क्या किया गया, नवरत्न से महारत्न में अपग्रेड किया गया। इसके बाद कितना हो गया, 13। ठीक है, तो यहाँ तक सितंबर 2023 तक जो है कितनी थी, 13। ठीक है, बाद में फिर एक और बना। ठीक है, और क्या हो गया, जो हाल है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये जो है 14 नंबर का जो है क्या बन गया, आपका महारत्न कंपनी बन गया। तो टोटल अब कितना है, 14, याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन कौन से उसको भी याद रखते हैं, जैसे भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड है ना, गेल इंडिया। उसके बाद है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल। उसके बाद एनटीपीसी, एनटीपीसी है ना। उसके बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी, आरईसी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, अगस्त 2023 में। उसके बाद जो है किसी कंपनी को देखो, और 14 नंबर का कौन है, आपका हाल, ये याद रखिएगा 14 नंबर का है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, टोटल अब कितना महारत्न कंपनी है, तो 14। वर्तमान समय में कितना है, 14, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किसी भी कंपनी को महारत्न का दर्जा कैसे मिलता है, ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा, अगर पूछा जा सकता है इसको भी। ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि कंपनी को पहले तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा है कि कंपनी भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो है सूचीबद्ध होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी का औसत वार्षिक टर्नओवर जो है 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक नेट वर्थ जो है 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ जो है 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। तो 25, 15, 5 है ना, 25, 15, 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, मतलब 5 करोड़ का लाभ होना। ठीक है, शुद्ध लाभ जो है 5 करोड़ से अधिक का होना, नेटवर्थ जो है 15,000 करोड़ होना, और जो टर्नओवर है 25,000 करोड़ का होना चाहिए, तब उससे अधिक का। कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति होना चाहिए। ये तो कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी बिंदुओं से जो है फुट वाले प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, यदि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले रिक्त हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति के रूप में अगले व्यक्ति के लिए चुनाव होना चाहिए। 6 माह के भीतर, 180 कार्य दिवस के भीतर, मूल कार्यकाल पूर्ण होने पर, यथाशीघ्र। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के केस में एक चीज को ध्यान रखिएगा कि इनका जो चुनाव होगा ना, पद रिक्त होने के बाद, वो पूर्ण कार्यकाल के लिए होगा, है ना। कितने कार्यकाल के लिए, पूर्ण, मतलब 5 वर्षों के लिए। ठीक है, जैसे मान लो प्रधानमंत्री का पद रिक्त हुआ, तो जो बचे हुए
अवधि है ना? उसके लिए वो सबको होते हैं, जैसे सरपंच वगैरह को आप पढ़े हैं, तो बचे हुए अवधि के लिए होता है। बट जो राष्ट्रपति है उसको ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति, 2 चीज़ को कम से कम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इनका जो भी चुनाव होगा, जब भी चुनाव होगा, ठीक है? जब किसी का मृत्यु हो गया, कुछ भी हो गया, तो जब भी चुनाव होगा तो पूर्ण कार्यकाल के लिए होगा, ठीक है? उसके बाद अगर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए ये चीज़ लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो 6 माह के भीतर उसको जो है पूर्ण करना है। मतलब 6 माह के भीतर जो है हमको चुनाव वगैरह प्रोसेस करा के पूर्ण करना है और 5 साल के लिए चुना जाएगा, ठीक है? बट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं लिखा है। उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा लिखा गया है कि यथाशीघ्र पदों को भरा जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो यथाशीघ्र पद को जो है भरने की बात कही गई है, ठीक है? तो इसीलिए ये क्वेश्चन बनाया गया था, क्योंकि हम लोग सामान्यतः यही पढ़ते हैं, ठीक है? अगर एक नज़र में कोई पढ़ा होगा तो बस यही पढ़ते हैं कि 6 माह के भीतर कोई भी चुनाव जो है संपन्न कराना होता है ना? तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ बोला गया है यथाशीघ्र, इसीलिए प्रश्न को दिया गया है, क्योंकि ये थोड़ा-सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है? क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, जब तैयारी करने में हम जुड़ते हैं या पहली बार तैयारी करते हैं तो इतना हम ध्यान नहीं देते, ठीक है? शब्दों की क्या लिखा है बाकी सब्जेक्ट की तरह ही समझते हैं, लेकिन संविधान अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक-एक शब्द का महत्व है, ठीक है? भारतीय संविधान का देखो, संवैधानिक प्रावधान के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद 68 के बारे में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 68 2 यह स्पष्ट करता है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, तो उस रिक्ति को भरने के लिए चुनाव जो है यथाशीघ्र एज़ सून एज़ पॉसिबल कराया जाना चाहिए। ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 68 2 के तहत। उसके बाद मुख्य बिंदु जो आपको याद रखना चाहिए क्या-क्या है? कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के मामले में संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होते हैं, तो 6 माह के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है, अनुच्छेद 62 के तहत। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए संविधान में 6 महीने जैसी किसी विशेष अवधि का उल्लेख देखने को नहीं मिलता, बल्कि केवल यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा बहुत। यहीं आप फँसेंगे। अगर जो बच्चा ऐसे बिंदुओं को नहीं पढ़ा है, वो यहीं फँसेगा। नया कार्यकाल, तो रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से पूरे 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के केस में ध्यान रखिएगा कि जब भी चुनाव होगा, ठीक है? चाहे वो पद रिक्त हो, चाहे कुछ भी हो, तो जब उनका जो चुनाव होता है पूरे कार्यकाल के लिए होता है, पूरे 5 वर्ष के लिए, ठीक है? यह केवल पिछले उपराष्ट्रपति के बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं, बल्कि पूरे कार्यकाल के लिए चुना जाता है। चुनाव कौन करता है? तो आप जानते हैं, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाएगा। निर्वाचक मंडल में ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति होता है, तो राज्यसभा के सभापति है, मतलब जो राज्यसभा है उसमें सदस्य होंगे, तो सदस्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जो चुन कर आते हैं, एक जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 2 प्रकार के सदस्य, उसी प्रकार से लोकसभा में होता है ना? चुन के आते हैं। अब 2 जो है एंग्लो इंडियन को लिया जाता था, लेकिन 2019 में संशोधन करके एंग्लो इंडियन के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, इसमें जो भी चुनाव होगा, जो दोनों के, लोकसभा की और राज्यसभा के सदस्य चुनाव करते हैं, और सभी सदस्य, चाहे वो सदस्य निर्वाचित होकर हुए हो, चाहे वो मनोनीत हुआ हो, दोनों प्रकार के सदस्य जो है इसमें जो है इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत जो है भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? कुछ-कुछ बातें हमेशा से बताते आया हूँ मैं। आप मेरा हर वीडियो देख लीजिए, जीएस का पीवाईक्यू सीरीज़, ये 12वाँ क्लास है, ये 12वाँ क्लास है। इसके पहले 12 क्लास मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसको आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? केवल आप अब ऊपरी फैक्ट पढ़ के जाएँगे तो आपको नहीं समझ आने वाला, या तो आप एग्ज़ाम हॉल में फँस जाएँगे। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी इस स्तर के प्रश्नों को आप जो है पढ़िए। ये एडीओ का क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिए, एडीओ का प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-कौन से कथन सेवा क्षेत्र के लिए सत्य है? भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान आधे से अधिक है। ठीक है? सेवा क्षेत्र के लिए बात किया जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है सेवा क्षेत्र अधिक होता है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है? वर्ष 2014-15 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 10.3% था। अब 14-15 का आपको डेटा याद होना चाहिए। सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक समृद्धि का सबसे कमज़ोर वाहक है। नहीं भाई, ये तो सर एकदम गलत है, क्योंकि सेवा क्षेत्र से ही अधिक हमको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है समझो, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है?
तो ये तो नहीं हो सकता। पहला तो तीसरा हटा दो, तो तीसरा जिसमें है वो तो पहले ही खत्म कर दो। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब सी ऑप्शन आपको दिख गए। इस प्रकार से भी आप आंसर का चुनाव कर सकते हैं। भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील क्षेत्र है। ठीक है, ये बात सही है। सेवा क्षेत्र भाई आप जानते हैं लगभग 50% का योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। इसमें बोला सबसे कमजोर वाहक है बोल रहे हैं, तो ये तो गलत है। तीसरा तो सीधा-सीधा गलत है। तो कथन एक, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान आधे से अधिक है। तो ये बात सत्य है। भारत के सकल मूल्य वर्धित जीवीए के में सेवा क्षेत्र का योगदान 53% से 55% के बीच रहता है। क्योंकि यह 50% से अधिक है, इसलिए कथन पूरी तरह से सत्य है। वर्ष 2014-15 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 10.3% थी। तो ये भी सत्य है कि आर्थिक सर्वेक्षण के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान भारत के सेवा क्षेत्र 10.3% की प्रभावशाली विकास दर्ज की गई थी। ठीक है, उसके बाद सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक समृद्धि का सबसे कमजोर वाहक है, तो ये गलत है। वास्तव में सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन या सबसे मजबूत वाहक है। कृषि और उद्योग की तुलना में सेवा क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक और निरंतर वृद्धि हमको दिखाई पड़ता है। भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील क्षेत्र है। तो आईटी, दूरसंचार, बैंकिंग, ई कॉमर्स जैसी क्षेत्रों में तेजी से हो रहे नवाचार, वैश्विक मांग के कारण इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील क्षेत्र माना जाता है। ध्यान रखिएगा। तो आपका तीसरा को छोड़कर बाकी सब सत्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ सीधा-सीधा कमजोर वाहक लिख दिया, मतलब इसको तो कोई भी बना सकता है। ठीक है, जो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध पशुपात महेश्वर संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लकुलिश। क्या हो जाएगा? लकुलिश। तो अभी संप्रदाय के बारे में जानते हैं। तो पाशुपत संप्रदाय, तो पाशुपत संप्रदाय यह शैव धर्म भगवान शिव की, पाशुपत आप जानते हैं ना, भगवान शिव की पूजा का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो जो पाशुपात संप्रदाय है, इसके जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा जाता है। उसके बाद लकुलिश जो है इनके संस्थापक है। तो लकुलिश को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं जैसे वायु पुराण, लिंग पुराण के अनुसार लकुलिश को भगवान शिव के 28वें और अंतिम अवतार के रूप में पूजा जाता है। इनका जन्म गुजरात के कायवरोहन नामक स्थान पर माना जाता है। पहचान की बात करें तो मूर्ति कला में लकुलिश को अक्सर उनके हाथ में एक लकुट या दंड या गदा के लिए हुए दिखाया जाता है, जिसके कारण उसका नाम लकुलिश पड़ा। गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है, ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ये गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ जो है नाथ संप्रदाय से संबंधित है। मत्स्येंद्रनाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक और गोरखनाथ को इसका वास्तविक विस्तारक माना जाता है। इनका समय मध्य का लगभग 19 से लेकर 11वीं शताब्दी के आसपास का है। भैरव, ठीक है, यह भगवान शिव का एक उग्र रूप है। कापालिक और कालामुख संप्रदाय के लोग शिव के भैरव रूप की पूजा करते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन कौन? कापालिक और कालामुख संप्रदाय के लोग शिव के भैरव रूप का पूजन करते हैं, लेकिन वे पशुपात संप्रदाय के संस्थापक नहीं है। ध्यान रखिएगा, मतलब संस्थापक पूछा गया था। देखो, ये क्वेश्चन मैं समझ सकता हूँ कि लगभग 90% बच्चे मेरे हिसाब से नहीं पढ़े होंगे। मैं अपना तर्क बता रहा हूँ, क्योंकि सामान्यतः ऐसे प्रश्नों को हम जो है नहीं पढ़ते। ठीक है, 90% तो मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, बट मैं बोल रहा हूँ कि 90% लोग ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत कम रिपीट होता है ऐसे प्रश्न। तो हम सामान्यतः क्या करते हैं, अगर पीवाईक्यू भी लगाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को नहीं देखते। तो ये लेटेस्ट प्रश्न है। तो अभी व्यापम का लेवल आप समझ रहे हैं कि किस लेवल तक व्यापम जा रहा है। ठीक है, तो कम से कम ऐसे संस्थापक को याद रखिए। अरे याद नहीं रख सकते तो एक बार वीडियो को देख लीजिए, कम से कम दिमाग में तो ये तो रहेगा, हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और कुछ आपको तुक्का मारते भी बन जाए तो सही लगेगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ याद नहीं किया जा सकता, ये मैं भी मानता हूँ, हर चीज़ याद नहीं किया जा सकते, और तो हर चीज़ को याद करना भी नहीं है। आप केवल पीवाईक्यू को देखिए, इसका पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लीजिए, दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई सूची में भारत के प्रमुख पर्यावरणविद की पहचान करें। डॉक्टर आरिफ अली, अनिल प्रकाश जोशी, डॉक्टर कोलिन मेनन और सी एल्टन। ठीक है, तो कौन है पर्यावरणविद प्रमुख? भारत के बोला है, भारत के प्रमुख पर्यावरणविद, मतलब लगभग ये सभी पर्यावरणविद होंगे, लेकिन भारत के कौन कौन से हैं हमको
इसमें बताना है। तो डॉक्टर आरिफ अली भारत के एक प्रतिष्ठित पर्यावरणविद और जीव विज्ञानी हैं। उन्होंने विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और पर्यावरण समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनिल प्रकाश जोशी भारत के एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने उत्तराखंड में हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ कन्वर्जन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इन्होंने ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट यानी सकल पर्यावरण उत्पाद की अवधारणा दी, ताकि आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण को नुकसान का भी आकलन किया जा सके। चार्ल्स एल्टन एक प्रसिद्ध ब्रिटिश पारिस्थितिक विज्ञानी थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये नहीं रहे, थे बोल रहे हैं तो याद रखिएगा, ये ब्रिटिश के, भारत के नहीं है, मतलब ये तो हट जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। उन्हें पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा देने के लिए जाना जाता है, क्योंकि वे भारतीय नहीं थे, इसलिए जो है सूची से बाहर है। डॉक्टर कोलिन मेना, इनका नाम भारतीय मुख्य धारा के प्रमुख पर्यावरणविदों की सूची में प्रमुखता से नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। तो जे और के जो है करेक्ट आंसर है, जे और के जो है इसका सही आंसर हो जाए, केवल जे और के जो है सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए, अब पर्यावरणविद का आपको नाम होना चाहिए यहाँ, है ना, पूरा याद रहेगा तभी आप बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मड़वा ताप विद्युत स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायपुर। तब जानते हैं मड़वा ताप विद्युत छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में, ठीक है। तो स्थान और नाम, तो यह पावर प्लांट छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के मड़वा तेंदु भाठा गांव में स्थित है। इसका आधिकारिक नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र है। क्षमता क्या है? तो 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है। 500 मेगावाट की 2 यूनिट इसमें लगी है। स्वामित्व और संचालन की बात करें तो इसे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड CSPGCL के स्वामित्व में है और उसी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। महत्व की बात करें तो जांजगीर चांपा जिले को छत्तीसगढ़ का पावर हब, देखो ये पावर हब है, जांजगीर चांपा क्या है? पावर हब, ठीक है। तो कोरबा क्या है? ऊर्जा की नगरी। दोनों अलग अलग है चीजें, ध्यान रखिएगा। तो जांजगीर चांपा जिले को छत्तीसगढ़ का पावर हब के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कई सरकारी और निजी ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। यह संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की बिजली की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्षमता कितनी है, कहाँ है, किनके नाम पर है, ठीक है, और कौन इसको संचालित कर रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जांजगीर चांपा को क्या कहा जाता है? पावर हब। तो ये कुछ और बातें हैं, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कोरबा के बारे में जानते हैं। तो इसे छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। NTPC और CSEB के सबसे बड़े संयंत्र यहीं स्थित है। बिलासपुर, यहाँ सीपत में NTPC का एक बड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। रायपुर की बात करें तो ये राज्य की राजधानी है। यहाँ मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र और छोटे बायोमास संयंत्र जो है स्थापित है। उसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एवं शहरी परिवार का प्रतिशत क्या है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है अब जनसंख्या से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में विस्तृत व्याख्या और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी रखते हैं। जितनी बातें इसमें मैं लिखा हूँ, कम से कम ये बातें आपको याद होना चाहिए, मतलब इसमें जो बताया गया है ये बातें कम से कम आपको याद होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के विस्तार से समझना परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण है। जैसे परिवार की बात करें तो ग्रामीण परिवार तो छत्तीसगढ़ में 77.26 जो है परिवार गाँव में रहते हैं और शहर में जो है 22.74 परिवार जो है शहरों में रहते हैं। यहाँ बोल रहे ग्रामीण एवं शहरी परिवार, ठीक है। जनसंख्या की बात नहीं कर रहे, परिवार की बात कर रहे, परिवार। जनसंख्या अलग है, परिवार अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो परिवार की बात हो रहा है तो ग्रामीण परिवार जो है 77.26 और 22.74 सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो गया। जनसंख्या की बात करें तो 76.76 जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या, अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 76.7 है और शहरी जनसंख्या 23.24, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप जो थोड़ा सा फंस सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ आप फंस सकते हैं। क्यों फंस सकते हैं? क्योंकि परिवार के बारे में बात किया कर रहे हैं, न कि जनसंख्या के बारे में। तो जो परिवार है, हम पहले ये पढ़ते थे 80% ग्रामीण और 20% शहरी। अब उसमें से थोड़ा कम कर देना है 77 और क्या कर देना है आपको 22, है ना, 77.26 और 22.74। उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 76 और 23-24, ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद इसको भी पूछा गया है PSC के द्वारा, है ना।
उसके बाद छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 के अन्य प्रमुख आंकड़े की बात करें तो कुल जनसंख्या 2,55,45,198, ठीक है। लिंगानुपात 991, ठीक है, और हजार पुरुषों पर। अभी लेटेस्ट वाला एक आंकड़ा आया था शायद 971, इसको भी ध्यान रखिएगा। 971 करके मैं अभी थोड़ा सा टेलीग्राम में पढ़ा था कुछ दिन पहले, ठीक है, तो पोस्टर में इसको भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। लेटेस्ट डेटा भी याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है, देखिएगा इसको और लेटेस्ट डेटा भी याद रखिएगा। तो लिंगानुपात 991 या भारत की औसत 943 से काफ़ी बेहतर है। साक्षरता की बात करें तो आप जानते हैं टोटल साक्षरता जो है, लिटरेसी रेट कितना है, 70.28 है, जिसमें पुरुष की बात करें तो 80.27% और महिला साक्षरता की बात करें तो 60.24%। सर्वाधिक शहरीकृत जिला जो है दुर्ग है प्रतिशत के आधार पर, और रायपुर जो है जनसंख्या के आधार पर। न्यूनतम शहरीकृत है बलरामपुर और जसपुर क्षेत्र। 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 से लेकर 11 के बीच जो है 22.61 की वृद्धि दर्ज की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ लिख भी दिया गया है कि परीक्षा के लिए टिप है, परिवार और जनसंख्या के शब्दों में विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ये दोनों जो है बहुत ही अलग है, ठीक है। अगर यहाँ अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप जो है थोड़ा सा फंस सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार की कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो आप जानते हैं राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो राज्यपाल होता है, ध्यान रखिएगा। क्या वास्तविक प्रमुख? मुख्यमंत्री। तो संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 154 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसका उपयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। इस लाइन को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि राज्यपाल अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो राज्यपाल अपने शक्तियों का प्रयोग जो है या तो स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर हम एक लाइन में पढ़ देते हैं इसको, लेकिन इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये की पॉइंट है। आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो फंस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे-छोटे लाइन का मतलब है, यहाँ एक-एक लाइन का एक-एक शब्द का मतलब है। नाम मात्र बना वास्तविक प्रमुख, तो संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख, ठीक है। राज्यपाल राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। राज्य सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उन्हीं के नाम पर किए जाते हैं, करने वाला कोई दूसरा रहेगा, लेकिन जो भी कार्य किया जाएगा वो राज्यपाल के नाम से रहेगा। वास्तविक प्रमुख की बात करें तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। मुख्यमंत्री और उनका जो मंत्री परिषद है उनकी सलाह पर करते हैं। राज्यपाल से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 5 साल के लिए सामान्यतः जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, लेकिन आप देखे होंगे कि कभी-कभी जो है पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता। पूरा 5 साल जो है राज्यपाल नहीं रह पाता, कभी 2 साल, कभी 3 साल, ऐसा भी पढ़े होंगे आप, है ना? उनके कार्यकाल को। तो ये जो है राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है रहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर उनका चुनाव किनके द्वारा हो रहा है, मतलब उनको कौन भेज रहा है? राष्ट्रपति। तो ये जो है मान के चलिए कि राष्ट्रपति का बात मानेंगे। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक वो जो है राज्यपाल रह सकता है। मतलब सामान्यतः जो है 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन 5 वर्ष से भी पहले जो है उनको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्यतः इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये पद पर बने रहते हैं। योग्यता की बात करें तो वह भारत का नागरिक हो, ध्यान रखिए, केवल यहाँ भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का जन्म से नागरिक नहीं, भारत का नागरिक, ठीक है, भारत का नागरिक, वर्तमान समय में भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना? ये इसमें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि वह भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। जन्म से बात नहीं किया गया, केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात कही गई है। और कम से कम 35 वर्ष की आयु जो है पूरा कर चुका हो, ध्यान रखिए, मतलब उनका आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है? 35 वर्ष से कम नहीं, 35 वर्ष से ऊपर जितने साल का हो सके, ठीक है? शपथ, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा दिलाएगा? तो जो उच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो जो है राज्यपाल को जो है शपथ दिलाने का काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और मुख्यमंत्री की बात करें तो ये मंत्रिपरिषद के मुख्य जो है प्रमुख होते हैं, राज्य के वास्तविक शासक होते हैं। अब मेरे को एक चीज़, आप लोग अगर आप पढ़े होंगे तो एक चीज़ बताइएगा, है ना? अब तैयारी कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, आप इनकी जानकारी तो रखते होंगे कि जो राज्यपाल है जो शपथ लेता है, इसका प्रारूप की बात करें तो अनुसूची में दिया गया है कि अनुच्छेद में दिया गया है, ये बताइएगा मेरे को।
है ना, कमेंट करके, तो आपको ही समझ आ जाएगा कि आप कितना पढ़े हैं, ठीक है। तो है ना, और मेरे को भी समझ आएगा कि आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, ठीक। तो बताइएगा यहाँ शपथ का जो प्रारूप है ना, अनुसूची में दिया गया है कि अनुच्छेद में दिया गया है इनका, और किनका किनका अनुसूची में है और कौन से अनुसूची में है, और किनका किनका अनुच्छेद में है और कौन कौन से अनुच्छेद में है, इसको भी बताइएगा, ठीक है। मुख्य सचिव की बात करें तो ये राज्य के प्रशासनिक पद अनुक्रम में सर्वोच्च पद पर होते हैं और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति ये देश या केंद्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, न कि किसी विशेष राज्य सरकार के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये बातें आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टिकोण से बस्तर में हुए आदिवासी विद्रोह का सही क्रम क्या है, इसको आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, पूरे जो कालक्रम है उसके बारे में। सबसे पहले आप तो जानते हैं भोपाल-पट्टनम का संघर्ष 1795 में, ठीक है। उसके बाद मेरिया और मुरिया, इसको भी ध्यान रखिएगा। मेरिया जो है 1842 से 63 तक, ठीक है। इसको तो एकदम रट लीजिएगा आप जो है बहुत अच्छे से, ठीक है। कोई भी ट्रिक वगैरह बना करके जितना भी विद्रोह है उसको तो याद रखिएगा, ठीक है। मुरिया विद्रोह, उसके बाद लिंगागिरी की बात करते हैं, 1856 में होता है लिंगागिरी, ठीक है। उसके बाद कोई विद्रोह इधर देखिएगा, ठीक है, कोई विद्रोह 1859 में होता है, ठीक है। 1859 में कोई विद्रोह होता है, और उसके बाद जो है मुरिया विद्रोह 1876 में होता है। मुरिया दरबार आप जानते हैं, ठीक। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब एक-एक विद्रोह को डिटेल से जानते हैं, क्योंकि आपका जो विद्रोह है वो रिवीजन हो सके। तो भोपाल-पट्टनम का विद्रोह जानते हैं, कोई ये विद्रोह नहीं था, एक संघर्ष था, एक प्रकार का छोटा-मोटा संघर्ष था। तो यह बस्तर के आदिवासियों का बाहरी लोगों, विशेषकर अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित प्रतिरोध था। कारण क्या था? तो कैप्टन ब्लंट जो है रायपुर से होते हुए बस्तर के रास्ते से मद्रास, चेन्नई जाना चाहते थे। तो भोपाल-पट्टनम के आदिवासी गोंड जनजाति उन्हें इंद्रावती नदी पार करने से रोक देते हैं। आदिवासी ने अंग्रेजों के प्रवेश को अपनी स्वतंत्रता और संस्कृति के लिए खतरा माना, और अंततः जो कैप्टन ब्लंट है उनको वापस लौटना पड़ा, ठीक है। मेरिया विद्रोह की बात करते हैं तो 1842 से लेके 63 से चलता है। इसका नेतृत्वकर्ता कौन सा है? तो हिड़मा मांझी। कौन है? हिड़मा मांझी इसका नेतृत्व करता है, ठीक है। उसके बाद कारण क्या है? तो दंतेश्वरी मंदिर में जो प्रचलित मेरिया, मेरिया मतलब जिसको बलि दी जाती है उसको बोलते हैं मेरिया। तो नर बलि प्रथा को ब्रिटिश सरकार जो है गैर कानूनी घोषित कर इन्हें बंद कराने का प्रयास करती है, ठीक है। किसी की आस्था को ठेस पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है वो तो भड़केगा ही भड़केगा, ठीक है। तो इनके जो जो बलि चढ़ाते थे लोग, ठीक है, अंग्रेज इसके खिलाफ थे, वो बंद करवाए, है ना। देखा जाए तो वो तो गलत है, बट उसको बंद करवाए तो उस समय आदिवासी नहीं समझे, है ना भाई, कि वो उनकी आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। इस कारण जो है इनके विरोध में लोग जो है उतर गए, ठीक है। आदिवासियों ने इसे अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप माना। लगभग 20 वर्षों तक चला। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए मेरिया एजेंसी का गठन किया था। अब देखिए, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नया पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। मेरिया एजेंसी का गठन किया गया था। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन से विद्रोह को दबाने के लिए मेरिया एजेंसी का गठन किया गया था और कितने वर्षों के लिए, तो भी याद रख सकते हैं। उसके बाद लिंगागिरी विद्रोह 1856, धुर्वाराम माड़िया। विशेषता की बात करें तो इसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है, ठीक है। यह विद्रोह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लगभग 1857 के जो है समानांतर था। परिणाम की बात करें तो धुर्वाराम माड़िया को अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी दे दी। उन्हें बस्तर का प्रथम शहीद माना जाता है। उसके बाद बात करें कोई विद्रोह तो नांगुल दोरला, ठीक है। तो जुग्गा दोरला और कोया मांझी भी इसके सहयोगी थे। सहयोगी को भी याद रखिएगा, जुग्गा मांझी और जुग्गा दोरला और कोया मांझी। कारण क्या है? तो बस्तर का पहला पर्यावरण विद्रोह था। ब्रिटिश सरकार ने साल के वृक्षों की कटाई के लिए ठेका दिया था। आदिवासियों ने नारा दिया कि एक सिर के पीछे एक साल का वृक्ष, मतलब एक साल के सॉरी, एक साल के जो वृक्ष है उसके पीछे एक व्यक्ति का सिर, ठीक है, या एक सिर के पीछे एक साल वृक्ष, ऐसा भी याद रखिएगा। यानी अगर एक पेड़ कटा तो एक व्यक्ति का जो है सिर कटा जाएगा, ठीक है। अंततः अंग्रेजों को कटाई रोकनी पड़ी। उसके बाद मुरिया विद्रोह तो झाड़ा सीढ़िया, ठीक है। राजा भैरमदेव के शासनकाल के दौरान दीवान गोपीनाथ कापड़दास की दमनकारी नीति और शोषणकारी नीति जो चलती थी। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम ये है कि आदिवासियों ने जगदलपुर को घेर लिया। अंततः अंग्रेजों को हस्तक्षेप करना पड़ा और 2 मार्च 1876 को जगदलपुर दरबार या मुरिया दरबार जो है आयोजित करना पड़ा और आदिवासियों की बात उनको माननी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ साइड में इसका जो है विस्तार दिया, मतलब एक सारांश के रूप में दिया हुआ है कि कौन सा विद्रोह था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन है और किस विषय के लिए जो है
ये विद्रोह हुआ था, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ तो वैसे हमारे जो ऐप है सीजी व्यापम एस्पिरेंट, ये नाम दिख रहा है सीजी व्यापम एस्पिरेंट ऐप, है ना? यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ जाएँगे तो लाइब्रेरी सेक्शन दिखेगा, ई-लाइब्रेरी। ई-लाइब्रेरी में आप जाएँगे तो वो वहाँ से आप जो है इसका पीडीएफ देख सकते हैं, ₹35 जो है प्राइस रखा गया है। इसमें जितना भी क्लासेस होगा, जीएस का हो, हिंदी का हो, जो भी क्लासेस होगा मंडी सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड, सबका पीडीएफ यहीं देखने को मिलेगा। एक बार पेमेंट करना है और आपका ये पीडीएफ आप जो है देख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, अब हो सकता है 25-26 भी पढ़ना पड़ जाए एग्जाम में, देखते हैं उसको भी हम कराएँगे। बट अभी तो फिलहाल 25-26 को 24-25 को याद रखिएगा, ठीक है? इसको भी ध्यान रखना है और 25-26 के आंकड़े को ध्यान रखना है, क्योंकि मंडी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो है अप्रैल में है, 26 अप्रैल का, तो हो सकता है लेटेस्ट डेटा भी पूछ दे, है ना? उसको भी ध्यान रखेंगे, उसको भी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, दोनों को कंपेयर करते हुए हम पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है? फिलहाल तो अभी क्वेश्चन के ऊपर हम जब फोकस करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्न में से कौन-सा सही है? वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की भागीदारी 20.07% अनुमानित है। वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10% थी। छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। सेवा क्षेत्र तो बढ़ रहा है भाई, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सेवा क्षेत्र तो बढ़ रहा है, ठीक है? तो तीसरा तो एकदम सही है, देखो जिसमें तीसरा है उसको निकाल दो, मतलब पहला दूसरा वाले को आप हटा सकते हो, ठीक है? चलिए अब देखते हैं यहाँ कथन, वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की भागीदारी 20.07% अनुमानित है। तो ये सत्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रचलित भावों पर छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान जो है 20.07 रहने का अनुमान है। वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10% थी, ठीक है? तो ये भी सही है। 2011-12 को आधार वर्ष माना जाता है। उस समय स्थिर भावों में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10 दर्ज की गई थी, ठीक। उसके बाद छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विगत वर्षों में बढ़ रही है, ठीक है? अच्छा, ये बढ़ रही है मतलब ये गलत है, देखते हैं अब इसको, है ना? आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी उतार-चढ़ाव देखा गया, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो है उ उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिलता है, ठीक है? उदाहरण के लिए स्थिर भाव और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 2019-20 में 34.87 थी, 23-24 में घटकर 31.75 हुई, फिर 24-25 में बढ़कर 32.25% होने का अनुमान है। चूँकि इस बीच में गिरावट आई है, इसलिए निरंतर वृद्धि नहीं कहा जा सकता। अच्छा, वृद्धि तो हो रही है, बट निरंतर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं वृद्धि हो रहा है, ये चीज़ तो मालूम था मेरे को, लेकिन यहाँ निरंतर वृद्धि की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा बीच में अप डाउन है, क्योंकि अब डेटा वाला प्रश्न है, हमेशा डेटा याद नहीं रह सकता, ठीक है? तो आप कम से कम 25-26 और 24-25 को थोड़ा-सा कंपेयर करके पढ़ लेंगे, ताकि दोनों से अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आपसे बनना चाहिए। और आधार वर्ष जो है 11-12, तो 11-12 में क्या-क्या हुआ था, कृषि का क्या था, ठीक है? प्रचलित भाव और उसका स्थिर कीमत, उसमें याद रखिए कृषि का हो गया, सेवा का, उद्योग का 11-12 का भी पढ़िएगा, ठीक है? और लेटेस्ट 25-26 का भी पढ़िएगा, कंपेयर करके थोड़ा-सा पढ़िएगा, कंपेयर से क्या है, थोड़ा-सा डेटा याद करने में आसान होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? 20.07%, 43.48%, 36.45%, ठीक है? हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योग सबसे ज़्यादा रहता है, इसको ध्यान रखिएगा, उद्योग, ठीक है? कुछ याद नहीं रहा है तो ये तो याद रखिएगा, सबसे कम कृषि रहेगा, दूसरा जो सेवा रहेगा, तीसरा उद्योग रहेगा, ठीक है? भारत के में अगर बात करें तो सेवा सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है? लगभग 53% अभी पढ़े थे अब थोड़ा देर पहले, ठीक है? तो यहाँ स्थिर भाव में 3.77, 5.22 और 8.65, देखो सेवा में वृद्धि ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है? उद्योग में वृद्धि कम देखने को मिलेगा, एकदम कम नहीं, मतलब बीच का। और उसके बाद सबसे कम जो है आपको कृषि क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बट योगदान की बात करें, भागीदारी, तो उद्योग का भागीदारी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री अब ज़्यादा है, खनिज ज़्यादा है, इंडस्ट्री ज़्यादा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वानिकी विभाग की प्रमुख योजना और कार्यक्रम का उचित संबंध बनाएँ। पर्यावरण वानिकी, बाँस वनों का पुनरुद्धार, हरियर छत्तीसगढ़ रोपण, बिगड़े वनों का सुधार, ठीक है? आपको यहाँ मिलाना है क्या-क्या है, तो इधर आप पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट मैं इसका डिटेल लिख दिया हूँ, तो वहाँ से आप मिला सकते हैं। पर्यावरण वानिकी की बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करना, पारिस्थितिक संतुलन बनाना। इसके तहत शहरों के आसपास पर्यावरण पार्क, ऑक्सीजोन, पिकनिक स्पॉट विकसित किए जाते हैं, ताकि जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण मिल सके। बांस वनों का पुनरुद्धार,
तो बाँसों को गरीबों की लकड़ी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में वनों में बाँसों की बहुलता है, लेकिन अत्यधिक दोहन और समय पर सफाई न होने से ये बिगड़ जाते हैं। इस कार्यक्रम के तहत वन और गैर वन वनेतर क्षेत्रों में बाँसों में झुरमुटों की सफाई और नए रोपण के माध्यम से उनका सुधार किया जाता है। हरियर छत्तीसगढ़ रोपण तो राज्य की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण योजना है। इसके तहत सड़क के किनारे, है ना, सरकारी परिसर और खाली भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, रायपुर, दुर्ग, कोरबा जैसे औद्योगिक जिलों में 392 हेक्टेयर का विशिष्ट लक्ष्य इसी अभियान का हिस्सा रहा है, ताकि शहरी हरियाली बढ़ाई जा सके। बिगड़े वनों का सुधार तो तकनीकी रूप से जिन क्षेत्रों का घनत्व 0.4 से कम हो जाता है उन्हें बिगड़े वन कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको भी, बिगड़े वन किसको कहा जाता है, तो जिन वन वन क्षेत्रों का घनत्व जो है 0.4 से कम हो जाता है उन्हें बिगड़े वन कहा जाता है। यहाँ जड़ भंडार, रूट स्टॉक कम हो जाता है। इस योजना के तहत रिक्त स्थानों को चिन्हित कर वहाँ नए पौधे का रोपण और पहले से मौजूद जड़ों का उपचार कर वनों को पुनर्जीवित किया जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखना है। उसके बाद बस्तर जिले की 3 प्रमुख नदियाँ आप जानते हैं बस्तर जिले में कौन-कौन सा रहेगा, एक इंद्रावती नदी रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो ईब नदी आ गया, ठीक है, इसको तो हटा दो, खारून नदी इसको भी हटा दो, यहाँ आ गया शंख नदी, इसको हटा दो। उसके बाद यहाँ बात करते हैं मांड नदी, इंद्रावती, और मांड तो ऊपर का इसको भी हटा दो, ठीक है। तो ये बचा इंद्रावती, मकरंद और नारंगी, ठीक है। तो इंद्रावती नदी, इसे बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम जो है उड़ीसा के कालाहंडी के मुंगेर पर्वत श्रेणी से होता है। प्रवाह जिले जगदलपुर से होते हुए पश्चिम की ओर बहती हैं और प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात का जो है निर्माण करती हैं, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। यह आगे चलकर जो है भद्रकाली के पास जो है गोदावरी नदी में मिल जाती है। नारंगी नदी कोंडागांव इसके किनारे स्थित है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कोंडागांव के माकड़ी नामक स्थान से निकलती है। यह कोंडागांव बस्तर जिलों में बहती है। बस्तर का प्रसिद्ध शहर कोंडागांव इसी तट के जो है किनारे बसा हुआ है। आगे चलकर चित्रकूट के पास जो है इंद्रावती नदी में मिल जाती है। मकरंद नदी, मार्कंडी नदी, ठीक है, यह बस्तर संभाग की एक प्रमुख नदी है जो इंद्रावती के अपवाह तंत्र का हिस्सा है। यह स्थानीय स्तर पर कृषि और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ईब नदी, यह जसपुर जिले में है ना, सोने की कण आपको देखने को मिलता है। खारून नदी, ये जो है रायपुर और दुर्ग के बीच जो है सीमा बनाती है। मान नदी, ठीक है, मैन पाट मान नदी सरगुज रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्र में बहती है। शंख नदी, यह नदी उत्तर छत्तीसगढ़ के जसपुर क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी उत्तर का है, कौन मध्य का है और कौन दक्षिण का है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंग लगना, ये हिंदी का भी इसमें प्रश्न शामिल कर दिया हूँ, क्योंकि अब मैं हिंदी हो और पूरा जीएस हो सबको इसी के साथ जो है करवा देता हूँ, ताकि हिंदी को अलग से जो है वीडियो ना बनाना पड़े, इसी में आपका जो है वो भी लगे हाथ जो है रिवीजन हो जाए। हिंदी को अब देखते हैं। अंग लगना मुहावरे का अर्थ है शरीर से लगाना। अंग लगना, अंग लगना कहने के मतलब बोलते हैं ना, उसको खाया, मतलब वो खाना खाया तो उसको अंग लग रहा है करके, मतलब असर हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, असर हो रहा है। अंग लगना मुहावरे का अर्थ है खाया पिया शरीर में लगना या लाभकारी होना। जब कोई व्यक्ति कुछ खाता है, उसका सकारात्मक प्रभाव उसके शरीर जैसे स्वस्थ बनना या शरीर का पुष्ट होना दिखाई देता है, तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। भाई उसको खाया है, वो उसको अंग लग रहा है, ऐसा बोला जाता है ना। खाना पीना जो है अंग लगना होता है, ठीक है, मतलब उसके शरीर में असर हो रहा है। असर होना यह सबसे सटीक अर्थ है, ठीक है। अंग लगना का अर्थ है पुष्ट होना, स्वस्थ होना या असर होना, और अंग लगाना का अर्थ है आलिंगन करना, गले लगाना, गले मिलना, क्या है, अंग लगाना। अंग लगना और अंग लगाना में शब्दों का यहाँ फर्क है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए कौन सा लोक पर्व छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, तब जानते हैं, ये कमर छठ, ठीक है, कमर छठ। भादो मास के कृष्ण पक्ष के षष्टमी को, हाँ, छठ में ये मनाया जाता है। तो कमरछठ क्या है, विस्तृत जानकारी देखते हैं। यह त्योहार विशेष रूप से माताओं द्वारा संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, उसके जिसे हल षष्ठी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 2 दिन बाद सप्तमी अष्टमी को जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, ठीक है। हरेली सावन की अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब प्रमुख रीति रिवाज के बारे में जानते हैं। तो माताएं इस दिन निर्जला व्रत बिना पानी के रखती है। इस व्रत में हल से जुता हुआ अन्न खाना जो है वर्जित होता है, इसलिए महिलाएं बिना हल चले उगने वाली पसही चावल, है ना, या जिसको तिन्नी चावल भी कहते हैं, का सेवन करती है। पूजा में 6 प्रकार की भाजियों का विशेष महत्व होता है।
घर के आंगन या किसी सार्वजनिक स्थान पर एक छोटा गड्ढा खोदकर उसमें पानी से भरा जाता है, जिसे सगर कहा जाता है ना? इसकी पूजा की जाती है, सगरी की पूजा की जाती है। पूजा में महुआ के पत्ते, फूलों और डालियों का प्रयोग जो है अनिवार्य होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कॉलम अ और कॉलम ब को सुमेलित करना है, ठीक है? चलिए, तो ये जो है क्वेश्चन आप पढ़िएगा और इधर जो है इसके बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट नया पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? ये छत्तीसगढ़ का इतिहास से रिलेटेड है और ये कलचुरी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा इसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है? कुछ कलचुरी से जुड़ी हुई बातें हैं, है ना? और कुछ अन्य से, लेकिन ये जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पासीपद्रक और कुरपद्रक गाँव दान, है ना? इस किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखिएगा, ये रतनपुर के गाँव हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐतिहासिक संदर्भ में यह कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के ताम्रपत्र, अमोदा जो ताम्रपत्र से संबंधित है। विवरण की बात करें तो राजा पृथ्वीदेव ने 1079, है ना? में एक ब्राह्मण को पासीपद्रक और कुरपद्रक नामक गाँव दान में दिए थे। यह अभिलेख रतनपुर के कलचुरी कालीन प्रशासनिक और धार्मिक इतिहास की जानकारी देता है। जुआ प्रसंग का दुर्लभ पुरावशेष कहाँ से मिला है? तो ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो बिलासपुर जिले के मल्हार, है ना? उसका प्राचीन नाम क्या था? मलाल पत्तन से खुदाई के दौरान एक अनूठी पत्थर की नक्काशी मिली है। इस पुरावशेष में भगवान शिव और माता पार्वती को जुआ चौसर खेलते हुए दिखाया गया है। यह भारतीय कला और पुरातत्व में एक अत्यंत दुर्लभ दृश्य माना जाता है, जो तत्कालीन समाज के मनोरंजन और कलात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। गोलकी मठ की स्थापना, है ना? बूढ़ी खाल। तो शैव धर्म का गोलकी मठ, याद रखिए कौन सा धर्म का? शैव धर्म का गोलकी मठ मध्यकालीन भारत में शिव उपासना का एक बहुत बड़ा केंद्र था। मल्हार के पास स्थित बूढ़ी खार क्षेत्रों में मिला पुरातात्विक साक्ष्यों में इस मठ की गतिविधियां और स्थापना के प्रमाण मिलते हैं। कलचुरी शासक शैव मत के अनुयायी थे, याद रखिए कलचुरी शासक शैव मत के अनुयायी थे, उन्होंने ऐसे मठों को भारी संरक्षण दिया था। चंद्र आदित्य समुद्र का निर्माण बारसूर, तो यह दंतेवाड़ा में बारसूर छिंदक नागवंशी साम्राज्य का प्रमुख केंद्र से संबंधित है। छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम के सामंत चंद्रादित्य ने यहाँ पर विशाल तालाब का निर्माण कराया था, जिन्हें चंद्रादित्य समुद्र कहा जाता है। इसके साथ ही उन्होंने प्रसिद्ध चंद्रादित्येश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया था, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब प्रश्न आप देखिएगा, ठीक है? ये थोड़ा-सा नया प्रश्न है और नए टाइप का ये आपको फैक्ट जानने को मिला होगा, तो इसको भी अच्छे से रिवाइज़ करिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको मिलाना है, ये तो आप जानते हैं, पढ़े भी होंगे इसको, ठीक है? अंधी मछली, कुटुमसर गुफा, इसमें तो आप मिला सकते हैं फिर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अब इसको पूरा डिटेल से जानते हैं। कैलाश गुफा, तो ये कहाँ है? तो कांकेर घाटी, ठीक है? यह बस्तर जिले के कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह एक प्राकृतिक गुफा है जो चूना पत्थर के कटाव से बनी है। स्टिग्लिथमाइट, यहाँ छत के टपकने वाले चूना युक्त पानी से जमीन पर जो आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं? स्टेलग्माइट कहते हैं। यह आकृतियाँ शिवलिंग जैसे दिखती है, मतलब छत से टपक-टपक के ऐसे-ऐसे ये बन गई है, ठीक है? उसके बाद ध्वनि प्रभाव, यहाँ गुफा के भीतर दीवारों पर हाथ मारने से मधुर संगीत जैसे ध्वनि निकलती, इसे प्रकृति का संगीत कक्ष भी कहा जाता है। तो प्रकृति का संगीत कक्ष कहाँ है? तो कैलाश गुफा में, इसको भी याद रख सकते हैं। कुटुमसर गुफा बस्तर कांकेर घाटी में। खोजकर्ता कौन है? तो 1950 के दशक में डॉक्टर शंकर तिवारी, ठीक है? अंधी मछली, यहाँ केम्पीकोला शंकराई नामक अंधी मछली पाई जाती है, जिसका खोजकर्ता के सम्मान में नाम रखा गया है। गहराई और लंबाई की बात करें तो यह भारत की सबसे गहरी गुफाओं में से एक है, लगभग 35 मीटर गहरी और 330 मीटर लंबी है। विशेषता की बात करें तो इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, इसलिए यहाँ के जीव, मछली और झींगे पूर्णतः अंधे होते हैं। सिंघनपुर की गुफा की बात करें तो रायगढ़, यह पूर्ण पाषाण काल की गुफा है। खोज इसका डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 में की थी। चलचित्र की बात करें, यह लाल रंग के गेरू से बने चित्र देखने को मिलते हैं, ठीक है? और यहाँ के चित्रों की तुलना मैक्सिकन और स्पेनिश अल्टामीरा की गुफाओं से की जाती है। मुख्य चित्र की बात करें तो सीढ़ीनुमा मानव की आकृति, शिकार के दृश्य और शिकारियों का समूह, इसे छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन गुफाओं जो है माना जाता है, ठीक है? इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जोगीमारा गुफा, रामगढ़ की पहाड़ी, मौर्यकालीन साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलेगा। भाषा और लिपि की बात करें तो यह पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखित है। प्रेम गाथा की बात करें तो सुतनुका नामक दासी और देवदत्त नामक मूर्तिकार के प्रेम, है ना? मूर्त जो है
मूर्तिकार नहीं है, एक्चुअल में वो नृत्य करने वाले थे। मूर्तिकार के प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रकला की बात करें, यहाँ की छत पर सफ़ेद, लाल और काले रंगों से बने चित्र, पक्षी, मानव, हाथी और फूल मिलते हैं। इसे भारत में भित्ति चित्रों का सबसे पुराना उदाहरण माना जाता है। उसके बाद सीताबिंगरा गुफा है इसके निकट, यहाँ विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। ठीक है, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं। वैसे ये सब फैक्ट ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, तो ये आपके क्विक रिवीजन के लिए, आप इसको रिवीजन करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो सकता है। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए जो है सही विकल्प का चयन करना है। भेजी, कोत्तापल्ली और फोतेकल जनजातीय लोग कुई कहे जाते हैं। कहाँ के? भेजी, कोत्तापल्ली और पोतकेल के जनजातीय लोग कुई कहे जाते थे। कौन जनजाति की बोली को कुई कहा जाता है? तो कौन जनजाति की बोली को कुई कहा जाता है? इसको तो आप पढ़े भी होंगे। ठीक, कारण सही है। अब इसको जानना पड़ेगा, कथन को देखते हैं। ठीक है, कथन में कोई शब्द का प्रयोग संभवतः कोई जनजाति के लिए किया गया है। ठीक है, कथन में जो है कोई शब्द का जो कोई शब्द है, इसका प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है? कोई शब्द का प्रयोग कोई जनजाति के लिए किया गया है। तो 1859 में बस्तर में प्रसिद्ध कोई विद्रोह हुआ था। ठीक है, इस विद्रोह के मुख्य केंद्र भेजी, कोतापल्ली और कोतकेल वर्तमान सुकमा और बीजापुर क्षेत्र थे। जनजातीय क्षेत्र में आदिवासियों को कोई या कोया कहा जाता था। परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि प्रश्न में कोई लिखा है तो वह इसी ऐतिहासिक संदर्भ को दर्शाता जाता कथन जो है सत्य माना जाता है, क्योंकि वे ये स्थान उस विशेष जनजाति समूह और उनके विद्रोह की गहराई से जुड़े हैं। मतलब कोई विद्रोह जो हुआ है, ठीक है, कोई जनजाति का विद्रोह हुआ था। कोई विद्रोह कहाँ हुआ था? भेजी, कोतापल्ली और फोतकेल में। ठीक है, मतलब इस स्थान से रिलेटेड बात किया जा रहा है कोई विद्रोह का। उसके बाद कौन जनजाति की बोली को कोई कहा जाता है? मतलब जनजाति की बोली के बारे में देखो, ये स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, ये स्थान के बारे में बात हो रहा है, यहाँ यहाँ बोली के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, ये पूरा स्थान के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ बोली के बारे में, भाषा बोली के बारे में बात किया जा रहा है। स्थान और बोली का संबंध अलग-अलग यहाँ दिखते हैं। ठीक है, क्या होता है? क्योंकि ये देखो, कथन अपनी जगह है सही है, कारण अपनी जगह सही है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। कारण को जानते हैं, कौन जनजाति की और कोई बोली, यह पूर्णतः सत्य है। कौन जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली को कुई कहा जाता है। भाषाई वर्गीकरण, कुई द्रविड़ भाषा परिवार की एक बोली है। कौन जनजाति मुख्य रूप से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। मेरिया विद्रोह के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अब जानते हैं कि व्याख्या क्यों सही नहीं है। मतलब कथन और कारण अपनी जगह सही है, व्याख्या क्यों सही नहीं है। ठीक है, तो दक्षिण बस्तर कोई जनजाति और उनके निवास स्थान के बारे में बात कर रहे हैं ऊपर वाला ये जो है, और एक भाषाई तथ्य, दूसरा भाषाई तथ्य है। ठीक है, यद्यपि दोनों अपनी-अपनी जगह जो है सही हैं, लेकिन कौन जनजाति की बोली का नाम कुई होना इस बात का कारण नहीं है कि भेजी या कोतापल्ली के लोगों को कुई क्यों कहा जाता था। इन दोनों के बीच कोई कार्य कारण संबंध नहीं है। ठीक है, मतलब स्थान और बोली से रिलेटेड, मतलब ये नहीं बता रहा है कि उस स्थान के कारण इनकी बोली कुई है या कुछ भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे देखो, ये थोड़ा-सा लॉजिकल हो सकता है ना? क्योंकि इसमें आपको जानना पड़ेगा कि कैसे कथन और कारण, क्योंकि इसी यही जो है देखो, कथन भी आप सही बना लेंगे, कारण भी सही बना हो सकता है। अब किस कई लोग भाई उस जगह में रहता है, तो उस जगह के कारण हो सकता है वैसा बोली बोलते हों। इस आधार पर कथन और कारण सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार से जो है टिक लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ बातें हैं, जैसे कोई विद्रोह तो नांगुल दोरला नेतृत्वकर्ता जुग्गा दोरला और राम भोई। ठीक है, एक सिर के पीछे एक साल वृक्ष। ठीक है, यह महत्व की बात करें तो पर्यावरण आंदोलन माना जाता है। बीजापुर सुकमा क्षेत्र, भेजी, कोतापल्ली, फोतकेल। कौन जनजाति और कोई बोली तो कौन जनजाति मेरिया नरबली के कारण चर्चा में रही है, जिसके विरोध में 1842 से 63 में विद्रोह हुआ था। इनकी बोली कोई है जो द्रविड़ भाषा समूह का बोली है। भ्रम से बचना है तो कोई बस्तर के दक्षिण भाग दोरला या कोया से संबंधित है, और कुई जो है कौन जनजाति की बोली, कुई अलग है कोई अलग है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? तो अगरिया है, बैगा है, कमार है, गुर्जर नहीं, अब जानते हैं। ठीक है, तो अगरिया, तो यह छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है जो लौह शिल्प के लिए जानी जाती है। या लोहे को पिघलाकर औजार बनाने का पारंपरिक कार्य करते हैं। देवता की बात करें तो लोहासुर इनके देवता है। इनका निवास जो है धधकती हुई भट्टी में माना जाता है। क्षेत्र तो मुख्य रूप से मैकल पर्वत श्रेणी आसपास कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। बैगा जनजाति तो यह भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये बेवार कृषि जो है या स्थानांतरित कृषि करते हैं।
बैगा जनजाति में गोदना का विशेष महत्व है। बैगा महिलाएं विश्व में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति मानी जाती है। कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर और राजनांदगांव में ये निवास करती हैं। कमार की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है। इसका मुख्य व्यवसाय बांस शिल्प और टोकरी या अन्य बांस की वस्तुएं बनाने में निपुण होते हैं। इनका निवास स्थान जो है मैनपुर तहसील, गरियाबंद जिला। ठीक है, घोड़े को छूना इसमें पाप माना जाता है कमार जनजाति में। उसके बाद छत्तीसगढ़ में अब कुल कितनी जनजाति है, तो 43 जनजाति हो चुकी है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में अब कुल कितनी जनजाति हैं, तो 43 जनजातियां हैं। ठीक है, संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, तो भारत सरकार द्वारा संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 को 2023 में संसद में पारित किया गया। ठीक है, 2023 संसद में पारित किया गया। नई जनजाति का समावेश इस संशोधन के माध्यम से भूइयां, याद रखिएगा, भूइयां समुदाय को छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है। परिणाम तो नई प्रविष्टि के बाद अब छत्तीसगढ़ में जो है 42 से लेकर कितनी हो गई, 42 से बढ़कर 43 हो गई हैं। क्या क्या बातें इसमें ध्यान रखना है, तो पर्यायवाची शब्दों का जोड़ना, 12 जनजातियों के नामों में सुधार किया गया है। तो भारिया जनजाति के साथ भूमिया और भूइयां शब्दों को जोड़ा गया। धनवार के साथ धनुहार शब्द जोड़ा गया। गड़ाबा के साथ गदबा को जोड़ा गया। कोडाकू के साथ कोडाकू स्पेलिंग सुधार किया गया। समान अर्थ वाले नाम जैसे सावर और सौरा के साथ सौरा और सौरा को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये सब सुधार हुए, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोसल का चाणक्य किसे कहा जाता है, साधारण, श्री छिदेश्वर, सिंहदत्त और कुंभा कुंभा कुंभ कुंभंडी पाल, है ना, याद रख, कुंभंडी पाल। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है दक्षिण कोसल का चाणक्य। दक्षिण कोसल का चाणक्य श्री छिदेश्वर, इसको है ना, अब इसको उच्चारण आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये दक्षिण कोसल के प्रसिद्ध पांडु वंशी, जिन्हें सोमवर्ष भी कहा जाता है, राजा महाश्रीकृत तीवरदेव के प्रधान सचिव या अत्यंत बुद्धिमान मंत्री थे। याद रखिएगा, आप पढ़े भी होंगे पांडुवंशी शासक महाशिव तीवरदेव के बारे में, तो उनका सचिव या थे, है ना, सचिव की बात करें या उनका मंत्री थे। ठीक है, और बहुत बुद्धिमान थे। उपाधि, इनकी विलक्षण बुद्धि, कूटनीति और प्रशासनिक पकड़ के कारण इन्हें दक्षिण कोसल का चाणक्य कहा जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य की बात करें तो इनका उल्लेख तीवरदेव के राजिन ताम्रपत्र और बालोद ताम्रपत्र में देखने को मिलेगा, है ना, याद रखिएगा। राजा महासिद्धित तीवरदेव के संबंध में, तो राजा तीवरदेव पांडु वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। माना जाता है कि तीवरदेव ने अपने साम्राज्य विस्तार चित्रेश्वर की कूटनीतिक सलाह और युद्ध कौशल के बल पर किया था, उसी तरह जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से किया था। दत्त की बात करें तो ये भी पांडुवंशी राजाओं के समय के प्रसिद्ध राजकवि और अधिकारी थे, लेकिन इन्हें चाणक्य की उपाधि नहीं दी गई। कुंभांडी पाल, इनका नाम स्थानीय अब शिलालेखों में एक अधिकारी के रूप में आता है, परंतु ये चाणक्य के समान विख्यात नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो आप किसको क्या क्या कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा, बस्तर के गांधी मंकूराम सोढ़ी, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे जो है हनुमान सिंह, छत्तीसगढ़ के तात्या तोपे गुंडाधुर, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि गोपाल मिश्र, छत्तीसगढ़ के पानरी हीलाराम का उपाध्याय, छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष राम गोपाल तिवारी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है। ठीक है, ये औद्योगिक क्षेत्र वगैरह दिया हुआ है, तो आप जानते हैं। बिरकोनी महासमुंद फट से आप लगा सकते हैं। बुरई दुर्ग, इसको भी लगा सकते हैं। मगरलोड और आपका फ्रेजर, इसको देखते हैं आप। ठीक है, फ्रेजरपुर, तो फ्रेजरपुर आ जाएगा आपका बस्तर में। ठीक है, मगरलोड अब धमतरी हो जाएगा। ठीक, बोरई जिला दुर्ग, यह दुर्ग जिले का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। भिलाई स्टील प्लांट के निकट होने के कारण यहाँ इंजीनियरिंग, ऑक्सीजन प्लांट और धातु आधारित उद्योगों की भरमार है। दुर्ग जिले में हथखोज और भिलाई भी अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं। मगरलोड, ये जो है धमतरी, मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योगों के लिए जाना जाता है। धमतरी जिला धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए मगरलोड क्षेत्र में राइस मिल और लघु इकाइयों का संकेंद्रण अधिक है। धमतरी में श्याम तरह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, ध्यान रखिएगा। तो धमतरी में श्याम तरह। फ्रेजरपुर, ये जो है बस्तर जगदलपुर में है। यह दक्षिण छत्तीसगढ़ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ वनोपज आधारित और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्राथमिकता दी जाती है। फ्रेजरपुर का नाम पूर्व ब्रिटिश अधिकारी एंड्रयू फ्रेजर के नाम पर पड़ा है। बिरकोनी जो है महासमुंद, तो NH53 पहले NH6 हुआ करता था, पर स्थित होने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
रायपुर के निकट है, इस यहाँ गोदाम है ना, वेयर हाउसिंग और विविध प्रकार के लघु और मध्यम उद्योगों का विकास तेजी से हुआ है। ठीक है, तो और जो जो इसके साथ ही इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ कुछ बातें और हैं जिसको भी ध्यान रखना है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से की पॉइंट्स याद रखिए, रिवीजन पॉइंट है। प्रथम औद्योगिक केंद्र उरला 1990 में स्थापित हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है सिलतरा रायपुर, यहाँ सर्वाधिक स्पंज आयरन और रोलिंग मिल है। सर्वाधिक निवेश वाला क्षेत्र जो है उरला और सिलतरा है। आईआईडीसी एकीकृत अधोसंरचना का विकास केंद्र, केंद्र सरकार की योजना के तहत विकसित किए गए लघु क्षेत्र जैसे नयनपुर, गिरिवंजपुर, सरगुजा, हरिन छपरा, कवर्धा और तिल्दा रायपुर है। नोडल एजेंसी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के लिए सीएसआईडीसी छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मुख्य संस्था है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन से जिला में कौन सा औद्योगिक केंद्र है। जैसे रायपुर में है सिलतरा सबसे बड़ा, उरला प्रथम, भनपुरी, रावा भाटा, तिल्दा। बिलासपुर में है सिरगिट्टी, तिफरा, कोनी, बिल्हा। दुर्ग में है बोरई, हथखोज। रायगढ़ में है लारा, पंजरी प्लांट और सलीहा भाठा। कोरबा में रज, गमार और कुरीकला। राजनांदगांव में टिडेसरा, जोरातराई और कवर्धा में हरिन छपरा। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से नाम भी पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। आज का क्लास मैं समझ सकता हूँ आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट देखने को मिले होंगे जो आपने पहली बार पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपना सहयोग प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को थोड़ा सा आप शेयर कर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँच पाएंगे और हमारा क्लास भी थोड़ा सा ग्रोथ कर पाएगा, ताकि हम जो है आपके लिए इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट लेकर आ पाएँ। ठीक है, तो बस आपसे हम एक उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक पर, टेलीग्राम में, जहाँ भी आप जुड़े हैं वहाँ ज़रूर आप शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ।